हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जैसे एज यूजुअल डेली जो एमसीक्यूज टेस्ट होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज उसको ही सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि द बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इज रिटन बाय जॉन मियर शीमर। ठीक है। और इसमें आई स्टेटमेंट गुड ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये जॉन हर्ट्स की थी। उसने सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जर्नल था उसमें इसने 1950 में आर्टिकल लिखा था। ये चीज़ें उसमें आई थी, कल हमने स्लाइड में जिक्र भी इसका किया था। तो रियलिस्ट्स ऑलवेज डिजायर फॉर वार। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रियलिस्ट जो हैं वार के लिए डिज़ायर करें। वो मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने क्रिस्टोफर लाइन और दूसरे जो हॉक्स थे उनका एग्जाम्पल आपको दिया था कि उन्होंने ये वियतनाम वार हों, ठीक है, जैसे हेंस डे मॉर्गन तो था वियतनाम वार के लिए, या इराक वार हो, या जैसे हेनरी किसिंजर था, यूएस रशिया एंड यूएस चाइना के बीच में जो है रिलैक्सेशन ऑफ एनिमोसिटी करने में ये आगे आगे थे। तो इनका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ वार हो, इनका मकसद ये होता है कि रैशनल डिसीजन हो जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हो। ठीक है। उसके आगे अगर हम चलें कि वार इज रिकरिंग फीचर ऑफ एनार्किकल सिस्टम, which theory or theories advocate this। रिकरिंग फीचर मतलब जो बार बार चीज हो, बार बार चीज हो। अगर हम देखें क्या वो लिबरलिज्म है, क्या वो रियलिज्म है, बोथ आर नन ऑफ देम। इस पॉइंट पे लिबरलिज्म पे मानती है और रियलिज्म भी। कल हमने पढ़ा भी था कि इनके यहाँ पे कन्वर्जेंस है। अगर आप पीछे स्लाइड्स में जाएंगे कल वाली में तो आपको ये चीज मिल जाएगी कि यहाँ पे रियलिज्म एंड लिबरलिज्म में क्या है, कन्वर्जेंस है कि वार जो है रिकरिंग फीचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ठीक है। और आगे चलते हैं कि लिबरलिज्म बिलीव्स दैट द कॉज और कॉजेस ऑफ वार इज आर imperialism, absence of balance of power, undemocratic regime और all of them। तो कल वाली स्लाइड कही है कि वो क्या समझते हैं कि ह्यूमन नेचर या एनार्किकल सिस्टम नहीं बल्कि इंपीरियलिज्म, एब्सेंस ऑफ पावर एंड अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स ही है। तो कल हमने ये भी चीज की थी कि अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स पे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी क्रिटिसाइज करती है कि इनकी वजह से वार्स होती हैं। और दूसरा मैंने कल न्यू क्लासिकल रियलिज्म की बात की थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स स्टेट्स को कहते हैं कि उनके उनके डिफरेंसेस, डिफरेंशिएशन कि वो डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक है, तो उनके बिहेवियर में बिल्कुल फर्क आएगा। तो अनडेमोक्रेटिक रिजीम वाली पॉइंट पे तो न्यू क्लासिकल रियलिज्म हो, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हो, या ये जो लिबरलिज्म हो, इन तीनों थ्योरीज का कन्वर्जेंस है कि इसकी वजह से वार होती है। वो थ्योरी आर थ्योरीज एडवोकेट्स अनडेमोक्रेटिक रिजीम इज द कॉज ऑफ वार, ये आ गई यहाँ पे। ठीक है। न्यू क्लासिकल रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ये ऑल ऑफ देम। ठीक है। As per the philosophical sketch of Immanuel Kant, peace can be achieved through transformation of individual conscious, republican constitutionalism, and fairer contract among states, all of them। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम आगे और चलें तो द थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म प्रमोट्स कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स एंड नीड्स शेयर्ड बाय द स्टेट्स। ट्रू। ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन में है फंक्शनलिज्म। द इराक अटैक्ड कुवैत इन 1990, 2 अगस्त को 1990 पे इसने अटैक किया था। तो उसके अपोजिट में जो हमने पढ़ा था कि ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म वाज लेड बाय द यूएस टू गेट द कुवैत फ्री आउट ऑफ द इन्वेजन ऑफ इराक। तो ये भी सही है। ठीक है। तो ये कल वाले एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको टेस्ट दिए थे, ये उनके ट्रू आंसर्स हैं। तो अगर कल वाले जो ग्लॉसरी थी, ठीक है, ग्रेट पावर क्या है, लेस फेयर, रिलेटिव गेन, ठीक है, और एब्सोल्यूट गेन, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर पे तो हमारा पूरा वैसे लेक्चर रहता है, वो आगे आएगा। ग्रेट पावर की कल मैंने आपको ऐसे जुबानी डेफिनेशन बताई थी, आज वो मैं आपके साथ जैसे बाकी स्लाइड्स हैं या बाकी रीडिंग्स हैं जैसे शेयर करता हूँ, तो वो भी इसकी मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। तो ग्रेट पावर वही होता है
अगर उसके खिलाफ बाकी पावर्स मिल जाएं और कंबाइन होके उसके साथ अगर वार भी करने लगे तो ग्रेट पावर क्या करेगा कि एक अकेला उन पे भारी होगा। ठीक है, लेसेस-फेयर इकोनॉमिक मॉडल वही होता है कि उसमें क्या होता है कि बार्टरलेस इकोनॉमिक सिस्टम होता है और मार्केट ड्रिवन होता है। वो कौन सा होता है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाला मॉडल होता है। रिलेटिव गेन एंड एब्सोल्यूट गेन। रिलेटिव गेन ये कि अगर आप देखें कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स रियलिज्म में आते हैं। ठीक है, रिलेटिव गेन का मकसद ये कि उसके मुकाबले में इसको कितना फायदा है। ठीक है, जैसे हम एब्सोल्यूट पावर एंड रिलेटिव पावर की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, कल हमने लीग ऑफ नेशन या यूएन वाला या ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म या नेटो वाला कॉन्सेप्ट या वार्सा पैक्ट जो कोल्ड वार में नेटो एंड वर्सेस वार्सा जो यूएसएसआर जिसको लीड कर रहा था, तो यही चीज है। बैलेंस ऑफ पावर क्या चीज है? ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ, इस पर पूरा लेक्चर आएगा आगे। ठीक है, तो कहने का मकसद तो ये बड़ी बात नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पावर में ये क्या कैसे हम अचीव करते हैं कि दो स्टेट्स हैं उनके पावर में क्या हो बैलेंस हो, थ्रू अलायंसेस पे करते हैं, थ्रू आर्मामेंट पे करते हैं, और डिफरेंट तरीकों से हम क्या करते हैं बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा टॉपिक है, इसको अलग हम स्टडी करेंगे। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, लिबरल पैसिफिज्म क्या है, ठीक है, लिबरल इंपीरियलिज्म क्या है और लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म तो हमने कल किया ही था, जैसे लिबरल इंटरनेशनलिज्म 1.0, 2.0, 3.0। ठीक है, जिसकी माइक ऑन है तो काइंडली वो ऑफ कर दे अपनी। ठीक है, इसी तरह लिबरल इंपीरियलिज्म, ठीक है, वो वहां से निकला था कि जो क्लास ऑफ लिबरल्स जो वार को ग्लोरीफाई करता था, ठीक है, इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स को, वहां से है। ठीक है, इसी तरह पैसिफिस्ट जिनकी अप्रोचेस होती थी उनमें लिबरल पैसिफिज्म वाले आते थे। तो ये होमवर्क यहाँ से आपकी टेस्ट वगैरह जो मैं कंडक्ट करूंगा एमसीक्यूज वाली या शॉर्ट आंसर्स वाली यहाँ से होंगी, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस पे फोकस करना है। तो आज का जो लेक्चर है वो मेन थ्योरीज तो रियलिज्म, लिबरलिज्म और उनकी जो स्मॉलर स्ट्रैंड्स हैं, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू क्लासिकल रियलिज्म, ये हो गई। जैसे फंक्शनलिज्म पॉइंट, ऐसी ऐसी छोटी थ्योरीज, फंक्शनलिज्म, इंटीग्रेशन आती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। बाकी आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, फेमिनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका मैं आपके साथ में उनका जो है थोड़ा लिटरेचर शेयर कर दूंगा, आप वो देख लेना। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी वरना थ्योरीज हो जाएंगी सिर्फ ही सिर्फ। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल बहुत आसान थ्योरी है। ठीक, तो अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म पे देखें कि a fundamental principle of constructivist social theory is that the people or states act towards actors, objects, things on the basis of the meaning that the objects have for them. जिसकी भी काइंडली माइक ऑन है तो वो अपनी माइक जो है ऑफ कर दे। ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के मुताबिक कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम रमीज है, ठीक, तो मैं किसी के लिए बेटा हो सकता हूँ, ठीक है, किसी के लिए भाई हो सकता हूँ, किसी के लिए हस्बैंड हो सकता हूँ, किसी के लिए फ्रेंड बन सकता हूँ, किसी के लिए टीचर बन सकता हूँ, किसी के लिए एनिमी बन सकता हूँ। तो एक रमीज की डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये डिपेंड करता है कि सामने वाले बंदे पे कि वो रमीज को क्या समझता है, वो उसके लिए बेटा है, ठीक है, या उसके लिए भाई है, दोस्त है, दुश्मन है, उस्ताद है, शागिर्द है, क्या माना रखता है। तो ये कह रहा है कि वो डिपेंड करता है उसकी मीनिंग पे। तो इसके मुताबिक कि कोई भी एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसका
इसके जो है अपने कीवर्ड्स हैं, एजेंट स्ट्रक्चर डिबेट है इसमें, ठीक है। इसमें जो एजेंट है वो स्टेट है और नॉन स्टेट एक्टर्स, और जो इसमें स्ट्रक्चर है एनार्की, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है। तो न्यू रियलिस्ट डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स ऑन द प्रेमिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। आपको पता है कि वो पावर से ज्यादा कैपेबिलिटीज पे फोकस करते हैं। रियलिज्म वाले क्या करते थे, पावर पे, नंबर ऑफ टैंक्स वगैरह मेजर करते थे। न्यू रियलिस्ट क्या करते थे, कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन करते थे, उसमें लीडरशिप क्वालिटी, उसकी कॉम्पिटेंस, उसमें इकोनॉमिक कंपोनेंट्स लेके आते थे, रिसोर्स इंडोमेंट, ठीक है, मिलिट्री की कैपेबिलिटी, ये चीजें लेके आते थे। तो आपको पता है कि वो कैपेबिलिटीज पे करते हैं, बट कंस्ट्रक्टिविज्म डिफाइंस बिहेवियर ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड नॉलेज, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड वैल्यू कंसिडरेशन। मैंने पहले ही आपको कहा था कि सबसे पहले कि ये जो थ्योरीज हैं ये बिहेवियर ऑफ स्टेट्स डिटरमाइन करने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे काम करती हैं। कैसे, अगर चाइना वेपन्स खरीद कर रहा है या बना रहा है, अपनी आर्मामेंट को इंक्रीज कर रहा है, आर्मामेंट कर रहा है, ठीक है, वेपन बढ़ा रहा है, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर इंडिया राफेल जो है जहाज लेता है या कोई और इक्विपमेंट नया बनाता है मिलिट्री का, तो हमारे अंदर मसला आ जाता है और हम कहते हैं कि हम इससे अच्छा बना के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी फॉर्म कर दी है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसकी कैपेबिलिटी से हमें नुकसान है, और चाइना जो है हमारा दोस्त है, उसकी कैपेबिलिटी से हमें फायदा है और कभी भी हमें रेस्क्यू कर सकता है। तो हमने एक आइडेंटिटी बना दी है। तो हमें जब भी आता है कि इवन चाइना, ठीक है, मुसलमान कंट्री नहीं है, वो हम कहते हैं कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और हमारा दोस्त है। चीनी पाकिस्तानी भाई भाई के नारे लगाते हैं वहां पे, जिसके साथ हमारा कल्चर मिलता है इंडिया के साथ, जिसके साथ हमारे मतलब वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है, जिसके साथ हमारे और चीजें मिलती हैं, एक ही रीजन के, एक ही सब कॉन्टिनेंट के, बट हमारे हमें लगता है कि नहीं, वो हमारा दुश्मन है, हमारा बुरा चाहेगा, ठीक है। एक हमने शेयर्ड नॉलेज, ठीक है, जो हमारे मालूमात है, ठीक है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमने क्या कर दिया, उसके बेसिस पे एक आइडेंटिटी बना दी है कि ये इस किस्म का बंदा है, ये हमारे लिए ये माना रखता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपको पिस्टल नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसको कंस्ट्रक्टिविज्म की नजर से देखें, ठीक है, कि आप मुझे ये बताएं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये डेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है या सेफ्टी को? अगर ये पुलिस वाले के हाथ में है तो वो सेफ्टी को रिप्रेजेंट करेगा, सिक्योरिटी को। अगर किसी चोर के हाथ में है तो वो डेंजर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्या ये रिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फ्रीडम को? या क्या ये फन को, अगर आप शिकार के लिए या किसी जो है मतलब ऐसे ही सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फन को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिस्ट्रक्शन को? फॉर एग्जांपल हमला होता है वहां पे, अगर आप देखेंगे तो ये तो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या पावर को या इम्पोर्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है या क्योस को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर चोर के या किसी और लोगों के हाथ में होगा तो क्योस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर पुलिस को या पैरामिलिट्री फोर्स को होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कहने का मकसद के एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट अ गन्स मीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन आवर इंटरप्रिटेशन। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये शेयर नॉलेज क्या है, उसके बुनियाद पे हमने एक आइडेंटिटी फॉर्म कर दिया है, तो ये पिस्टल उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। मकसद भी डिफरेंट हो सकता है, वो हमारी मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। किसके हाथ में होगा कि हम डरेंगे, किसके हाथ में होगा को हम महफूज महसूस करेंगे। कि फॉर एग्जांपल इफ पाकिस्तान एंड इंडिया, अब कंस्ट्रक्टिविज्म को अप्लाई करते हैं स्टेट्स के अंदर। इफ पाकिस्तान एंड इंडिया ceases to think that there is enmity, so enmity will come to an end। अगर वो समझें कि हमारे अंदर झगड़ा है ही नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद कि स्टेट सॉवरेन है, इंपीरियल है, रीजनल हेजीमोन है, ग्लोबल हेजीमोन है,
फ्रेंडली नेशन है, ये क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि ये तो आपने बनाई है, शेयर नॉलेज के हिसाब से आपने आइडेंटिटी फॉर्म की है कि ये इंपीरियल है, ये रीजनल हेजिमोन है, ये ग्लोबल हेजिमोन है, ये आपका दोस्त है, ये आपका दुश्मन है। ठीक है। Peter Berg says identity with its appropriate attachment of psychological reality is always an identity within a specific and socially constructed world. ठीक है। तो कहने का मकसद ये होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म देखो ना पूरी दुनिया में, या अगर हम देखें कि डिफरेंट जगहों पे एक चीज की डिफरेंट माना हो सकती है। ठीक है। पाकिस्तान एंड चाइना दोस्त हैं, बट पाकिस्तान एंड इंडिया दोस्त नहीं। पाकिस्तान एंड केस एंड दोस्त हैं, बट केस एंड ईरान दोस्त नहीं है। पाकिस्तान एंड यूएस, ठीक है, जितने दोस्त हैं उससे अच्छे ईरान इंडिया एंड यूएस हैं। ठीक है। यूएस एंड क्यूबा दोस्त नहीं है, बट यूएस एंड कनाडा एक दूसरे के साथ दोस्ती है। तो कहने का मकसद कि ये डिपेंड करता है, इनकी सोशली कंस्ट्रक्टेड एक मीनिंग होगी। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट्स oppose the idea of neo-realists and neo-liberalists by stating that anarchy, self-help, and power politics are created due to process, not structure. Neo-realism को हमने देखा था कि उसकी जो उसका दूसरा मतलब नेम है वो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पे क्रिटिसिज्म करता था। और न्यू लिबरलिज्म भी उस पर कहता था कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है, बट वो अपने रीजंस बताता कि इन चीजों की वजह से क्या होता है कि वार्स होती हैं या बिहेवियर ऑफ द स्टेट होता है। तो कहने का मकसद ये कहता है कि ये एनार्की हो, सेल्फ हेल्प हो या पावर पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर की वजह से नहीं है, ये प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं, उसके बाद आप एक आइडेंटिटी फॉर्म करते हो कि ये इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमने चाइना का एग्जांपल दिया या दूसरी कंट्रीज का दिया। तो जैसे रियलिज्म हो या न्यू रियलिज्म हो, वो बैलेंस ऑफ पावर पे फोकस करते हैं कि वो डिटरमाइन करेगा स्टेट के बिहेवियर को, एक्शन को। ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं, ठीक है, बैलेंस ऑफ थ्रेट पे आप आए। बैलेंस ऑफ थ्रेट कंस्ट्रक्टिविस्ट ने बनाया था, स्टीफन वॉल, कि वो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ थ्रेट डिटरमाइंस स्टेट एक्शंस एंड थ्रेट्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। मुझे इस बंदे से थ्रेट है इंडिया से, उससे ज्यादा वेपन्स चाइना के पास है, बट मैंने क्या बनाया है कि मुझे इंडिया से थ्रेट है, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है। वो कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर स्टेट एक्शन नहीं, बैलेंस ऑफ थ्रेट्स। ठीक है। अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाती है तो सारा मामला यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर हम देखें कि इसमें थोड़े डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सिस्टमिक कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, उनके मुताबिक कि जो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स और अकर्स विद इन डोमेस्टिक पॉलिटिकल रियल्म इज इग्नोर। अंदर जो भी हो रहा है डोमेस्टिक इन्वायरमेंट पे, उसका जो है पॉलिटिकल रियल्म जो ग्लोबल लेवल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यूनिट लेवल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, ये उबतड़ है, उलट है, इनवर्स ऑफ सिस्टमिक कंस्ट्रक्टिविज्म। ये कहता है कि कंसंट्रेट ऑन यूनिट लेवल डोमेस्टिक सोशल एंड लीगल नॉर्म्स एंड आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये डोमेस्टिक पे कहता है। दूसरा अगर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है पीटर केट्जेनस्टीन, अगर हम उसकी राइटिंग को देखें ऑन द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ जर्मनी, ठीक है, वो कहता है कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं इनके कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, बट इन्होंने अपनी डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज, दोनों को मिलिट्री डिफीट हुई, दोनों ने फॉरेन ऑक्यूपेशन दी, दोनों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, दोनों ने ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म टू डेमोक्रेसी की। ठीक है। इन दोनों ने ग्रेट पावर स्टेटस एक अर्ली फॉर्मेटिव फेज वाला देखा। ठीक है। बट इन दोनों की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट परसेप्शन है। ठीक है। तीसरी अप्रोच है होलिस्टिक कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल है, इसमें इतनी जाने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टमिक एंड यूनिट लेवल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। सिस्टमिक क्या करती थी, डोमेस्टिक पे फोकस नहीं करती थी, यूनिट लेवल डोमेस्टिक ये कहता है कि दोनों पे फोकस को, कि इंटायर रेंज ऑफ फैक्टर्स कंडीशनिंग द आइडेंटिटीज
an interest of a state that treats the domestic and international perspectives as two faces of single social and political order. वो कहता है एक ही इन दोनों को लेकर चलो, क्योंकि डोमेस्टिक का इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल के और एक्सटर्नल का इन्फ्लुएंस होता है डोमेस्टिक। ईरान जो हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करें, ठीक है, अगर हम देखें इसराइल के साथ हमारा क्या है, पर हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि इसराइल हमारा दुश्मन है क्योंकि वो फलस्तीन के साथ जुल्म कर रहा है, बट हमने ये जो इंडिया को तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है कश्मीर के मामले पे, बट ये चीजें हमने अगर हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि जो भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा वो मतलब क्या होगा, उनका एजेंट होगा, ठीक है, और मतलब कश्मीर जो फलस्तीनी इनकाज होगा उसको नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं कि हमने क्या करना है, होलिस्टिक कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों को एक साथ लेके चलती है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म बिहेवियर ऑफ स्टेट को मैंने आपको कहा था कि हेल्प करती है, तो एक पॉलिसी आई थी तकरीबन रशिया में, गोर्बाचेव्स न्यू थिंकिंग पॉलिसी, ठीक है, ये कोल्ड वॉर पीरियड के तकरीबन एंड में। तो अगर हम देखें कि केस के हाउ स्टेट्स माइट ट्रांसफॉर्म अ कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी सिस्टम इनटू कोऑपरेटिव, ठीक है, एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी डिलेमा से निकल के कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में आना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले अगर आपको कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी सिस्टम से आना है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी अप्लाई करके कोऑपरेटिव में, तो आप कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट ये भी थ्योरी है ये, क्योंकि ये इतना बड़ा काम करती है कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी सिस्टम से कोऑपरेटिव में लेके आती है जहां पे ग्रेट पावर कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सकती हैं। तो वो कहता है कि सबसे पहले आप आइडेंटिटीज जो आपने बनाई हैं उनको खत्म करो, ये ना समझो कि ये दुश्मन है मेरा, कि ये कि इन सोवियत आइडेंटिटी कमिटमेंट सेंटर्ड ऑन लेनिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है, उनको लगता है कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट जो है इनहेरेंटली कन्फ्लिक्चुअल है, पहले तो ये खत्म करो, ये ना सोचो। ठीक है, पहले तो इस आइडेंटिटी को ब्रेक डाउन करो, ये ना कहो कि ये इनहेरेंटली कन्फ्लिक्चुअल है। दूसरा डीनेचुरलाइजेशन, जो आपके ओल्ड आइडियाज हैं अपने बारे में, ठीक है, दूसरों के बारे में, ठीक, by extension of structures by which such ideas have been sustained, उनको आप एग्जामाइन करें, ठीक है, और ये जो आइडियाज हैं उनको जहां पे मसला है उनको रिजेक्ट करें, ठीक है, जैसे ये कि सोवियत एंड कैपिटलिस्ट इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, इनको डीनेचुरलाइज करने की कोशिश करें। तीसरा न्यू प्रैक्टिसेस लेके हैं, स्टेट्स यूज द प्रैक्टिस ऑफ अल्ट्राकास्टिंग, ठीक है, अल्ट्राकास्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो स्टेट हैं, स्टेट ए एंड स्टेट बी, स्टेट ए स्टेप लेती है तो इन्फ्लुएंस करती है स्टेट बी को, जो स्टेट ए हम उसको ईगो कहते हैं इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी, और स्टेट बी जो है उसको हम अल्टर कहते हैं। अ टेक्निक इन विच ईगो uses tactics of self representation and stage management to frame alters definition। तो अगर हम देखें कि कोई भी अगर ये नया स्टेप लेंगे, फॉर एग्जांपल ये वेपन बना रहे थे अब इन्होंने बनाना बंद कर दिया, तो दूसरे कंट्री पे भी प्रेशर आएगा कि वो भी वेपन ना बनाए, उस सिक्योरिटी डिलेमा में ना आए। जैसे मोदी ने कहा था कि हमें जंग करनी है और पाकिस्तान को और हमें इंडिया को जंग करनी है, बट गुर्बत के साथ जंग करनी है, इन चीजों के साथ दूसरी चीजों के साथ जंग करनी है। तो ये इस किस्म के बयानात में न्यू प्रैक्टिसेस में आते हैं। तो इसमें मिरर थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो मैंने अल्ट्राकास्टिंग है वही चीज है, उसमें क्या करते हैं कि द लॉजिक ऑफ अल्ट्राकास्टिंग फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम मिरर थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो उसमें क्या करता है कि एक अच्छा स्टेप लेता है कि वही मिरर इमेज दूसरी स्टेट पे वही अच्छा स्टेप लेती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूनिलेटरल इनिशिएटिव्स न्यू प्रैक्टिसेस में लेके आते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे वाजपेयी बस लेके आया था, ठीक है, या कोई पाकिस्तान स्टेप लेता है जैसे करतारपुर कॉरिडोर वाला। तो इसी तरीके से क्या करते हैं आप, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज हैं कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के बुनियाद पे बनी, उनको कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के बुनियाद पे ही हम खत्म करते हैं थ्रू न्यू आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब
Gorbachev tried to do this by withdrawing from Afghanistan and Eastern Europe and called for defensive defense. अब ये कीवर्ड आपके लिए मैंने ग्लॉसरी में रखा है, ठीक है, तो आपको ये पढ़ के भी आना है ताकि हम कल भी डिस्कस करेंगे इसको, और ये कीवर्ड्स आपको इस्तेमाल भी करना है. USA was normally bound to give aid in comfort to USSR. ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि फिर यूएस भी बाउंड हो गया कि वो भी एक अच्छे स्टेप्स लेके आए. ठीक है, इसमें अगर हम देखें कंस्ट्रक्टिविज्म में ये कीवर्ड्स हैं कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी, इंडिविजुअलिस्टिक सिक्योरिटी एंड डिफेंसिव डिफेंस, अल्ट्राकास्टिंग वगैरह, ये चीजें इसमें क्या है आ जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये यहाँ पे खत्म हो जाती है. इसमें अगर आपको रीडिंग करनी है तो वो थ्योरी जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी कर सकते हैं, और ये एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स बाय अलेक्जेंडर बेंस. ठीक, तो आप वहां से भी कर सकते हैं. थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय स्कॉट बर्चिल, वहां से भी आप किसी भी एक बुक से आप कर सकते हैं. ठीक है, बेहतर है पहले बुक से करें या तीसरे से करें, दूसरे में थोड़ी एडवांस है. तो आगे आते हैं आइडियलिज्म की तरफ. ठीक है, तो आइडियलिज्म क्या करती है? वर्ड आइडियलिज्म खुद ही बताता है कि वो अप्लाई होता है कि वो चीजें जो मोरालिटी के बुनियाद पे ज्यादा हो, ठीक है, जो अनअटेनेबल ज्यादा हो. ठीक है, तो आइडियलिज्म इज अ टर्म अप्लाइड टू एनी आइडिया, गोल और प्रैक्टिस कंसीडर्ड टू बी इम्प्रैक्टिकल. ठीक है, वो जैसे रियलिज्म करती है ना कि हाउ, ठीक है, यू विश टू सी द स्टेट, उस तरीके से हमें नहीं सोचना, बट हाउ द वे द स्टेट्स बिहेव, हमें उस तरीके से देखना है. बट ये जो है इन्होंने विश लिस्ट बनाई हुई है और विश लिस्ट के बुनियाद पे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये इनकी डिजायर है कि एराडिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, आपको पता है ये नहीं हो सकता, इनको कर्टेल कर सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट्स. ओपन फॉर सीक्रेट डिप्लोमेसी है, कहते हैं ओपन डिप्लोमेसी हो गया, वो भी नहीं हो सकती, ऐसे तो मसले बढ़ जाएंगे. इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी टू द यूएन, ठीक है, मतलब यूएन का सुपीरियर रोल. ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशन सबसे ऊपर आ जाए. जैसे हम वो नहीं पढ़ा था जे ए हॉब्सन का के लिबरलिज्म के कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जो मतलब इम्प्रैक्टिकल एंड अनअटेनेबल हो. ठीक है, तो ये इस किस्म का ही हो. जब हम रीजनलिज्म पढ़ेंगे ना, रीजनलिज्म की, तो उसमें 5 स्टेजेस हैं, तो लास्ट स्टेज भी यही है कि रीजनल गवर्नमेंट हो. तो ये चीजें इम्प्रैक्टिकल है. ठीक है, पर हम सोशल साइंसेस में किसी कंसेंसस पे तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम डिस्कस करेंगे. क्रिएटिंग एन अफ्रीकन यूनियन ऑन द मॉडल ऑफ ईयू, क्या आप बताएं कि वो मुमकिन हो सकता है कि ईयू के मॉडल पे अफ्रीकन यूनियन, वहां पे डिफरेंट ट्राइब्स वगैरह वगैरह चीजें हैं. तो ये ऑप्टिमिस्टिक डॉक्ट्राइन है, टू ऑप्टिमिस्ट है का. इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल एनार्की को खत्म करें. ठीक है, हार्मोनियस वर्ल्ड ऑर्डर एंड मोर कॉस्मोपॉलिटन हो, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को एम्पावर किया जाए. ठीक है, आर्म मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट्स हैव फ्रीक्वेंटली बीन टारगेट्स ऑफ देयर, उनको ये लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ है. ये अटेन कैसे करेंगे? इनके टूल्स होंगे. ठीक है, तो इनके टूल्स जो हैं अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले जो इनका टूल मिलेगा कि एक तो इनके लिए ये डेमोक्रेसी है. ठीक है, और दूसरा इनके लिए ये जो फॉरेन पॉलिसी है, हमने इसको क्या करना है, डेमोक्रेटिक सेटअप में लिया, डेमोक्रेटिक टाइप की हो. ठीक है, तो जैसे हमने रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट इमैनुअल कांट वाला देखा था. ठीक है, तो यहाँ पे उसके साथ थोड़ा ये मैच कर. तीसरा, यूनिवर्सल बॉडीज हो लाइक यूएन हो या दूसरी, ये किस पीरियड में डोमिनेंट थी? अगर आप देखें तो ये इस पीरियड में डोमिनेंट थी, इंटरवार पीरियड. ठीक है, और आगे देखें थोड़ा
तो आइडियलिस्ट्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल बॉडीज, जैसे मैंने यूएन एंड ये लीग ऑफ नेशन एंड यूएन, कि ये क्या करेंगी, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज एंड गैल्वनाइज करने में हेल्प करेंगी। तो इनको लगता है कि इसी तरीके से हम ये जो है क्रूड पावर है स्टेट्स का, उनको खत्म कर सकते हैं, ठीक है, और रीजन डिस्कशन को लेके आएंगे इन प्लेस ऑफ आर्मीज एंड नेवीज। तो आपको भी लगता होगा ये कि ये मोर विश लिस्ट है एज कंपेयर टू द रैशनल पॉइंट की। उसके अलावा अगर हम देखें कि इनके मुताबिक के different people exhibit different codes of behavior, cultural norms, values, habits, ठीक है। तो इनको लगता है कि ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं फंडामेंटली यूनिफॉर्म है, ठीक। तो इनके जैसे वहां पे है ना कि रियलिज्म कहती थी कि देयर इज एन इनहेरेंट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स टू गो ऑन वार, टू गो ऑन कन्फ्लिक्ट्स। तो उनके जो है मतलब नेचर में लिखा हो, तो ये कहते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स की जो नेचर है वो यूनिफॉर्म है और वो मोरालिटी वाली है, ठीक है, और अच्छी है। तो ये बिल्कुल तकरीबन अपोजिट टू दी रियलिज्म है। तो इनका एक फियर्स क्रिटिक ऑफ आइडियलिस्ट है ईएच का, वो कहता है कि इन्होंने जो है रोल ऑफ पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो रियलिज्म भी बताती है, इसको क्या कर दिया है, अंडर एस्टिमेट किया है, और लॉ, मोरालिटी एंड पब्लिक ओपिनियन को इन्होंने क्या कर दिया है कि ओवर एम्फोसिस कर दिया है। So the reason discussion could not take place of armies, take the place of armies and navies. Navies and armies को अब discussion और reason के through replace नहीं कर सकती। So the power is a decisive factor in every political institution. Realism जैसे कहती थी कि self help survival main की component है statism के साथ, ऐसे नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये इसमें इन पे क्रिटिसिज्म है कि ये ग्लोबल गवर्नेंस की जो अनअटेनेबल है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, ग्रेट पावर फॉर यूएन, जो कभी भी स्टेट्स कंसीड नहीं करेंगे कि यूएन को पावर मिल जाए, ठीक है। तो ये सेल्फ इंटरेस्टेडनेस ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, ठीक है, कि ये द इमोशनल अपील ऑफ नेशनल सॉवरेंटी वगैरह, इन चीजों को क्या करते हैं, ये इग्नोर करती हैं। मतलब इनके नजदीक ऑल ह्यूमन बींग्स आर गुड, ठीक है, देयर इज नो इनहेरेंट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू गो ऑन कन्फ्लिक्ट, ठीक है, लॉ हो, मोरालिटी हो, ठीक है, रीजन हो, यूएन बॉडीज हो, तो इस तरीके से चले, आर्मीज को आप रिप्लेस करें और नेवीज ना हो, कोई इतना फोर्स ना हो, अच्छे तरीके से रहें, तो ये विश लिस्ट है, ठीक है, ये मुमकिन नहीं। तो इसकी रीडिंग ये है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं मार्क्सिज्म की तरफ, ठीक है। मार्क्सिज्म आप सबको पता है कि ये वही एक ही थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो अपने एक फिलोसोफर के नाम पे, कार्ल मार्क्स के नाम पे, ठीक है। तो ये इसकी जो तकरीबन राइटिंग्स है, तो ये एक इसका को आधार है फ्रेडरिच एंजल्स के साथ, ठीक है। तो हकीकत में इनका जो काम है वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स और इवन द इंटरेक्शंस बिटवीन देम पे नहीं, ठीक है। इनका काम किस बुनियाद पे है, क्लास इंटरेस्ट के बुनियाद पे, ठीक है, क्लास स्ट्रक्चर पे। इनका काम नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें कि एक मार्क्सिज्म जो है एक द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलोसॉफी in which a concept of class structure plays a pivotal role in understanding a society's allegedly inevitable development from bourgeoisie oppression under the capitalism to a socialist and ultimately classless society. तो इनका मकसद ये है कि जो बुर्जुआजी क्लास है, कैपिटलिस्ट, उनसे क्या करना है,
कैपिटलिज्म को रिप्लेस करके सोशलिस्ट में आनी, और ये जो प्रोलिटेरिएट क्लास है उनको आजाद कराना है, और सोसाइटी को यूनिफॉर्म बनाना है, और क्लासलेस सोसाइटी लेके आनी है। तो वैसे हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये क्लास इंटरेस्ट की बात करते हैं, जैसे कि बुर्जुआजी क्लास। ठीक है, तो इनके मुताबिक के व्हाट कनेक्टेड देयर इंटरेस्ट टू आईआर वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है। इनका मकसद ये था कि ये जो डिफरेंसेस वगैरह हैं इनको खत्म करें, और ये जो प्रोलिटेरियन क्लास है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको क्या करें, हम मोबिलाइज करें। प्रोलिटेरियट क्लास कौन सा है? ये जो वर्कर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये प्रोलिटेरियट ये क्लास है। ठीक है, ये जो वर्किंग क्लास है, इनको क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, इनको एक फोर्स में, एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की शक्ल में। ठीक है, ताकि ये क्या करें, जो एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनइक्वल इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म में उनको काउंटर करें। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन अच्छे तरीके से ले आए। अगर हम देखें कि बेसिक्स ऑफ मार्क्सिज्म पे अगर हम जाएं, कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट्स आर ऑल कनेक्टेड बाय कॉमन गोल टू कंट्रीब्यूट टू व्हाट दे परसीव एज द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमन काइंड एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनके मुताबिक कि अगर हमें ग्रेटर गुड चाहिए फॉर ह्यूमन काइंड एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो हमें क्या करना होगा, कैपिटलिज्म से और उसके जो लोग हैं बुर्जुआजी क्लास, उससे जान छुड़ा के सोशलिस्ट मॉडल एंड वो जो है एक यूनिफॉर्म मॉडल लेके आना है, ताकि एक क्लासलेस सोसाइटी डेवलप हो सके। तो इनकी जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो क्लास स्ट्रक्चर, प्रोलिटेरिएट इंटरनेशनलिज्म, प्रोलिटेरिएट क्लास ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया का जो प्रोलिटेरिएट क्लास है उसको हमने क्या करना है, लेके आना है, और इंपीरियलिस्टिक डिजाइन ऑफ द कैपिटलिज्म और सेल्फ डिटर्मिनेशन पे हमें फोकस करना है। तो जैसे मार्क्सिज्म इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे फोकस करती है, तो इसी तरीके से नियो मार्क्सिज्म किस पे फोकस करती है, कि सोशल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस दैट परपेचुएट ऑपरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। लोग कभी कभी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी ने एहसान कर लिया, ठीक है, तो वहां पे उसके पास जॉब करते रहते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे फायदे में ही सोच रहा है, बट वो काम मिनिमम तनख्वाह पे काम करता है। तो नियो मार्क्सिज्म कहता है कि सोशल इन्फ्लुएंसेस पे होते हैं और इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको एजुकेट करना है वगैरह, और इन इंटेलेक्चुअल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस से वे जो वर्किंग क्लास के ऑपरेशन को इंक्रीज करिए, उनको भी खत्म करना। ठीक है, इनमें सटल डिफरेंसेस हैं, तो ये वैसे वे सेपरेट नहीं आते। तो कहने का मकसद कि इन पे जो क्रिटिसिज्म है कि मटीरियलिस्ट अप्रोच की तरफ से, कि इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मुमकिन ही नहीं, वो तरक्की नहीं करता। इक्वलिटी कभी भी वेल्थ में नहीं हो सकती, जो मेहनत ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सर कार्ल पॉपर है, वो कहता है कि मार्क्सिज्म इज नॉट अ थ्योरी टू बी टेस्टेड बट इट इज अ फेथ। सही बात है। ठीक है, ये बिहेवियर ऑफ स्टेट को डिटरमाइन ही नहीं करती। ये एग्जैजरेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कि ये है कि कैपिटलिस्ट वगैरह खा गया, कैपिटलिस्ट ही जो है हर बुराई की जड़ है, उसने ही क्लासेस बनाई, इन्होंने एग्जैजरेट किया हुआ। ठीक है, ये डिपेंडेंसी थ्योरी मैंने थोड़ी लिख ली है, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये आपको कल पढ़ के भी आनी है, और यहाँ से भी आपको देखना है। ठीक है, कल इस थ्योरी सबसे पहले इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ये सिमिलर थ्योरीज देने का मकसद ये है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, मल्टीपल अप्रोच अपनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये इनमें क्या फर्क है, क्योंकि ये बड़ी थ्योरीज नहीं है, ये हमारे मेन सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको फ्लेवर देने के लिए कि इनका आपको पता हो। तो कल किसी से भी सोशलिज्म कम्युनिज्म इनमें क्या फर्क है, डिपेंडेंसी थ्योरी थोड़ी मैंने दे दी है, ताकि हो सकता है आपको कहीं ना मिलती, या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज, ये नेट से ही आपको चीजें आराम से मिल जाएंगी। और उसके अलावा ये अप्रोचेस हैं, मैं आपके साथ इस पे थोड़ा मटेरियल है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, सिस्टमिक अप्रोच क्या है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है, एम्पिरिकल अप्रोच क्या है, बिहेवियरल अप्रोच क्या है, और पोस्ट बिहेवियरल। मेन कंटेंट लेक्चर का अगर हिस्सा बनाते तो ये बहुत लंबा हो जाना था,
आपने कल पढ़ के आना है, तो मैं क्लास में ये सबसे पहले जो है आपसे पूछूंगा कि ट्रेडिशनल, इसमें मैं आपके साथ थोड़ा बहुत मटेरियल शेयर भी कर लेता हूँ, और जो आपको मसला होगा आप इंटरनेट से थोड़ा देख लें, अगर क्लियर नहीं होता तो कल मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन के दौरान क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ग्लॉसरी, कोर कंट्रीज कौन से होंगे, जब आप वो ये डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सेमी पेरीफेरी कंट्रीज कौन से हैं, पेरीफेरी कंट्रीज कौन से हैं, बुर्जुआजी जो मैंने आपको बताया कि ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, मार्क्सिस्ट का ये जो है ना कीवर्ड है, प्रोलिटेरिएट ये जो वर्किंग क्लास है। यहाँ से आप जो है रीडिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, ये स्लाइड से, या किसी भी ग्लोबलाइजेशन वाला बुक है या थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इन से भी आपको ये थ्योरीज मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो मुझे बताना, मैं दूसरा बुक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म, ये पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी से ज्यादा पीरियड है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो ये सेंट्रल आइडिया, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसको आप थ्योरी के हिसाब से नहीं देखना, ठीक है, ये पीरियड है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर हम इसमें देखेंगे सेंट्रल आइडिया क्या है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी but a multiplicity of experiences and perspectives that defy easy categorization। इनके मुताबिक के कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, कोई बाइनरी डिवीजन नहीं है, कोई 1 and 0 डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। रियलिज्म कैन नॉट जस्टिफाई इट्स क्लेम दैट स्टेट्स आर सेंट्रल एक्टर्स इन आया, ठीक है। तो स्टेट्स आर नॉट टेंजिबल एंटिटीज बट फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये टेंजिबल एंटिटीज नहीं है, ठीक है, ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ज़हन की बनाई हुई बातें हैं। तो ये सेंट्रल एक्टर्स, ये रियलिज्म कहती है, उस दूसरी थ्योरीज नहीं मानती, ठीक है। तो ये पीरियड है जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे फोकस ही नहीं करता। ये कहता है अगर आपने बात की कि ये चीज ऐसे, तो वो कहेंगे आप भी सही है, दूसरे ने बात की नहीं ये चीज ऐसे, तो उसको कहेंगे ये चीज भी सही, ठीक है। स्टोरीज बीइंग टोल्ड अबाउट द एक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ ए स्टेट आर जस्ट स्टोरीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर, जैसे कि यूएसएसआर पहले एक अलग स्टेट होती थी, ठीक है, तो उसको 15 स्टेट्स में तोड़ा गया, आगे भी स्टेट्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है कि पहले एक स्टेट होती थी, अब 15 बन गई और आगे बन सकती हैं, ठीक है। ये पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी कोई नहीं है, हर चीज जो है आपके फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, आपके हिसाब से वो वैसी चीज है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि इंडियन कोई कहता है कि चाइना रीजनल हेजीमोन बनने की कोशिश कर रहा है, हम कहेंगे नहीं, चाइना जो है डिफेंस पर्पस के लिए जो है अपने इक्विपमेंट जो है मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहा है। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होगा वो कहेगा ठीक है, इंडियन को कहेगा तुम भी सही हो, ठीक है, तुम्हारी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, मुझे कहेगा तुम भी सही हो, तुम्हारे हिसाब से वो डिफेंसिव बना रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट, अगर वो कोई कहता नहीं इंडियन सही है पाकिस्तानी गलत है, या पाकिस्तानी सही इंडियन गलत है, तो वो किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे पहुंचता, वो बाइनरी डिवीजन 1 and 0 में किसी ना किसी पॉइंट को पकड़ता कि ये सही है ये गलत है, तो वो होता ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, ये भी सही वो भी सही, क्लियरिटी ही नहीं है। तो ये क्या हो गया कि पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड है, ठीक है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, एवरीथिंग इज रिलेटिव, हर चीज जो है रिलेटिव है। नो बाइनरी डिवीजन 1 and 0 में कुछ भी नहीं है कि ये ऐसी चीज है या वैसी चीज है, ए या बी, बिल्कुल नहीं। तो मतलब इसमें सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, नो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, नो रिडक्शनिज्म, किसी भी आप कंक्लूजन पे प्रॉपर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कंस्ट्रक्ट डिफरेंट रियलिटीज, इंडियन के अपने जो है एक्सपीरियंसेस हैं चाइना के साथ, पाकिस्तानियों का अपने एक्सपीरियंसेस हैं चाइना के साथ, और डिफरेंट हम रियलिटीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म में विंस्टन चर्चिल ने जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ब्रिटेन हैज नो कांस्टेंट फ्रेंड्स, नो कांस्टेंट एनिमीज, बट कांस्टेंट फ्रेंड्स, कांस्टेंट इंटरेस्ट,
ठीक है, उनके कोई दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, और इनके जो इंटरेस्ट है वी कांट से कांस्टेंट है। तो ये क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म है ना, किसी के हम दोस्त भी नहीं है, किसी के हम दुश्मन भी नहीं है, ठीक है। अगर हम कहें कि हम इसके दोस्त हैं, इसके दुश्मन है, ये तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट होगी। रशिया ज्वाइंट एलीज इन वार अगेंस्ट जर्मनी, पहले दोस्त थे जर्मनी के, फिर वहां पे आगे। तो ये तो इस बात को पॉइंट करती है कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ठीक है, ये सारी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। पहले रशियन को लगा कि जर्मनी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, फिर लगा कि नहीं बन सकते। तो इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि ये अल्टीमेट स्केप्टिसिज्म है इसमें, ठीक है। बहुत मतलब किसी कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच सकती, हर चीज में शक व शुबहत देखती है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये थ्योरी नहीं है, ये पीरियड है। ये आपको बताने का इसीलिए मकसद था कि आपको अलग पढ़ते तो आपको समझ में ना आता, ठीक है। नो कंसर्न कंसर्न विद एम्पिरिकल एविडेंस, इसमें कोई आपको एविडेंस मिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जैकस डेरिडा, माइकल फोकॉल्ट, ठीक, जीन एंड गिलीस, ये इनके क्या है, प्रोपोनेंट्स है। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा रीड करना है तो यहाँ से स्लाइड्स से भी रीड कर सकते हैं और इन वेबसाइट से, ठीक है। और बाकी जो हमने थ्योरीज में कीवर्ड्स देखे, तो वो कल हम सबसे पहले जैसे हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं उनको करेंगे। यहाँ पे तो थ्योरीज खत्म हो गई। कल हम क्या करेंगे, लेक्चर से पहले हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चाहे हमारा लेक्चर 10 या 15 या 20 या 30 मिनट का हो, तो हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो थ्योरीज के क्वेश्चंस हैं, बाकी और चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।